श्रोताओं नमस्कार। मैं प्रदीप जटाल, पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालय मडगांव गोवा से। मेरा आज का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र और उसमें उपविषय है काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या है? काव्य हेतु का तात्पर्य है काव्य के निर्माण के कारण। किन कारणों से कवि काव्य लिखता है? कवि के पास ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह एक नई सृजना करता है। जिस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि की निर्मित की है, ठीक उसी प्रकार कवि भी साहित्य की निर्मित करता है। इसीलिए उसकी उस विलक्षण शक्ति को काव्य हेतु कह सकते हैं, जो इस प्रकार से साहित्य का निर्माण करता है। काव्य हेतुओं का विवेचन करते हुए हम संस्कृत विद्वानों द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं। काव्य हेतुओं में भामह ने कहा था, एक संस्कृत के श्लोक में उन्होंने कहा, गुरुपदेशा ददेतु शास्त्रम जड़दियोप्यलम काव्यम तुजायते जातु कस्याचित प्रतिभामता। अर्थात वे कहते हैं, गुरु के उपदेश से भी जड़ बुद्धि वाले विद्या को प्राप्त कर सकता है या कुछ लिख सकता है, लेकिन काव्य तो कोई विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति ही लिख सकता है। अर्थात उन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया है। ठीक उसी प्रकार दंडी कहते हैं, दंडी ने जो है इस प्रकार से काव्य हेतुओं के बारे में 3 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं। वे कहते हैं नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान और आनंद अभियोग। इन 3 काव्य हेतुओं को उन्होंने स्वीकार किया है और इसको बताते हुए संस्कृत में वो एक श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और वो है, नैसर्गिक प्रतिभा श्रुतच बहु निर्मलम आमंदश्वाभियोगस्यः कारण काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा अर्थात कवि के पास काव्य सृजन के लिए नैसर्गिक प्रतिभा का होना बेहद आवश्यक है। उसके साथ साथ उसके पास निर्मल ज्ञान से तात्पर्य है उसके पास विविध विषयों का पांडित्य होना जरूरी है। विविध विषयों का उसके पास ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, तभी उसमें परिष्कृतता और उस प्रकार से ज्ञान का भंडार आ सकता है, और बगैर ज्ञान के भंडार के कभी कुछ लिख नहीं सकता है। और उसके बाद तीसरा हेतु है आनंद अभियोग। आनंद के रूप में ही काव्य का सृजन हो सकता है। कवि की दृष्टि से और पाठक की दृष्टि से आनंद का होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब हम काव्य हेतुओं की मूलतः चर्चा करेंगे। मुख्यतः सभी संस्कृत विद्वानों ने काव्य के 4 हेतु स्वीकार किए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति या निपुणता, तीसरा है अभ्यास, और आचार्य राजशेखर ने एक चौथा काव्य हेतु स्वीकार किया है जिसका नाम है समाधि या चित्त की एकाग्रता। तो हम पहला जो काव्य हेतु है इसकी ओर बढ़ते हैं। पहला काव्य हेतु है प्रतिभा। प्रतिभा से ही तात्पर्य है कि हम हमेशा कहते हैं कि आदमी को प्रतिभाशाली होना चाहिए या वह आदमी प्रतिभाशाली है। अर्थात प्रतिभा मतलब वह शक्ति जो उसके साथ जन्मजात होती है, और यह जन्मजात शक्ति भी आचार्य रुद्रट ने 2 प्रकार से मानी है, एक सहजा और दूसरी है उत्पाद्य। सहजा से तात्पर्य है कि वह जन्मजात, कवि के साथ वह जन्मजात प्रतिभा आती है और वही काव्य लेखन का मूल कारण भी बनती है। ठीक उसी प्रकार उत्पाद्य शब्द में ही वह अर्थ छिपा हुआ है कि उसको उत्पादित किया जाता है, अर्थात विविध विषयों के ज्ञान से, विविध प्रकार के शास्त्रादि के अध्ययन से उसे प्राप्त किया जाता है। अर्थात आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, एक सहजा और उत्पाद्य। अर्थात इनके अनुसार ये 2 भेद हैं। तो हम लोग प्रतिभा का जो है देखते हैं कि प्रतिभा को संस्कृत के विद्वानों ने बहुत अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार कवि में जन्मजात शक्ति का होना बहुत जरूरी है। देखिए, कविता कोई भी नहीं कर सकता है। कविता के लिए आपके पास ऐसी शक्ति का होना अनिवार्य है जिसके आधार पर आप काव्य लिख सकते हैं, क्योंकि कविता लिखना कठिन कार्य है। आचार्य राजशेखर आगे प्रतिभा को लेकर 2 भेद बताते हैं। उन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, एक कारित्री प्रतिभा और दूसरी भावेत्री प्रतिभा।
अब कार्यत्री जो प्रतिभा होती है वो कवि के पास होती है, कवि के लिए वो आवश्यक होती है, और भाव का संबंध पाठक से, श्रोता से, प्रमाता से या दर्शक से होता है। जब हम कविता लिखते हैं या कवि कविता लिखता है तब उसके पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसको राजशेखर ने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। वो कार्यत्री को 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला वो कहते हैं सहजा, दूसरी है आहार्या और तीसरी है औपदेशिकी। सहजा से मतलब जन्मजात, जो आपके साथ मूलता है। आहार्या से तात्पर्य है जिसको आपको शास्त्रों के आदि विषयों के ज्ञान अनुशीलन से प्राप्त किया जाता है। और तीसरा जो है औपदेशिकी, औपदेशिकी से तात्पर्य है मंत्रादि के विशेष प्रयोजन से उसको आपको प्राप्त करना पड़ता है। अर्थात राजशेखर के अनुसार कवि के पास प्रतिभा 3 प्रकार की होनी आवश्यक है। तो भावयत्री का तात्पर्य है जो पाठक से और जो पढ़ने वाला है उससे संबंधित है, अर्थात वो भावयत्री प्रतिभा पाठक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार के संस्कृत के विद्वान हैं आचार्य भट्टतोत। भट्टतोत ने प्रतिभा के बारे में कहते हुए बहुत अच्छे से कहा, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता। अर्थात प्रतिभा क्या है? नए नए अर्थों का उन्मेष करने वाली शक्ति है। कवि नए नए अर्थ जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसीलिए कहानी का एक अर्थ हो सकता है, लेकिन कविताओं को जितने पाठक पढ़ेंगे उनके अनुसार कविता के अर्थ जो है मिल जाते हैं। इसीलिए भट्टतोत के अनुसार नए नए अर्थों का उन्मेष करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रतिभा का है। दूसरा आता है व्युत्पत्ति। दूसरा हेतु व्युत्पत्ति माना है। व्युत्पत्ति माने निपुणता, पांडित्य, विविध विषयों का ज्ञान। कवि कविता लिखता है, उसके पास प्रतिभा भी है, जन्मजात शक्ति भी है, लेकिन वो अपने आप को विविध विषयों से ज्ञात नहीं करता है तो अपने कविता को प्रतिभाशाली नहीं बना सकता है। इसीलिए लोक और शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से ही इस प्रकार से निपुणता प्राप्त होती है, ऐसे आचार्य मम्मट ने कहा। उनका मानना है कि लोगों का बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, और तब जाके उससे जो निपुणता प्राप्त होगी उससे आपकी कविता में एक चमक आएगी। इस प्रकार से उन्होंने बात कही। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने निपुणता के बारे में बहुत सुंदर से कहा है। उन्होंने उसकी 3 स्थितियां बताई है। एक, लोक के निरीक्षण से, दूसरा शास्त्रों के अनुशीलन से, और तीसरा है काव्य परंपरा के अध्ययन से। लोक के निरीक्षण से तात्पर्य क्या है? कवि को लोक का निरीक्षण करते आना चाहिए। जब हम लोक में, यह लोक में सबके बीच में जब हम जाते हैं तो हमें बड़ी सूक्ष्मता से, गहराई से उनको देखना है, उनका अध्ययन करना है और अपने अनुभव की पूंजी को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना है। यदि हम भक्तिकाल के कवियों की तरफ जाते हैं, कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, जायसी है, मीराबाई है, ये सभी लोग जो है लोक कवि के रूप में जाते थे। कबीर के दोहों को यदि देखते हैं तो एक एक दोहे में संसार का ज्ञान भरा पड़ा है। तात्पर्य यह है कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि, और इसी सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, एक एक दोहे के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसीलिए कबीर को 600 साल बाद भी आज हमें याद करना पड़ता है। इसके पीछे का कारण यह है कि लोगों का सूक्ष्मता से उनका निरीक्षण, और यही निरीक्षण वो अपने यहाँ प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है शास्त्रों का अनुशीलन। शास्त्र माने क्या? शास्त्र माने वेद उपनिषद से लेकर आज तक जितने भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें छंद है, अलंकार है, रस है, वृत्तियां है, बिंब है, प्रतीक है, इन सभी विषयों का ज्ञान यदि कवि के पास है तो बहुत बेहतर और बहुत उम्दा कविता जो है वह कर सकते हैं, और वह पाठक के लिए एक उचित अनुभव दे सकते हैं। तीसरा है काव्य परंपरा के अध्ययन से। काव्य परंपरा क्या है? काव्य परंपरा से तात्पर्य है काव्य शास्त्रीय परंपरा। जब काव्य की तमाम चीजों को हम देखते हैं तो काव्य में महत्वपूर्ण होता है कि आपको छंदों का ज्ञान होना जरूरी है, रस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कहाँ कौन से रस का प्रयोग करना जरूरी है। वीर रस का उदाहरण है, वीर रस की कविता है, वीर रस का वहां भाव देना जरूरी है। जहां श्रृंगार है वहां श्रृंगारिकता का संयोग वियोग देना जरूरी है। जहां इस प्रकार से भय है, भयानक रस का देना जरूरी है। जहां छंदबद्धता है वहां छंदबद्धता होना जरूरी है। अर्थात काव्य शास्त्रीय मतलब काव्य के लक्षणों का उसको ज्ञान होना चाहिए। यदि उसके पास लोक निरीक्षण की शक्ति है, यदि उसके पास शास्त्रों का अनुशीलन करने की ताकत है, यदि उसके पास काव्य परंपराओं का ज्ञान है, तो निश्चित रूप से उसकी कविता बहुत ही सुंदर हो सकती है और वह उच्च दर्जे का कवि बन सकता है।
अब कवि के पास न तो केवल प्रतिभा होकर चलेगा, साथ ही उसके पास ज्ञान या निपुणता का होना आवश्यक तो है ही, लेकिन यदि उसके पास तीसरा हेतु अभ्यास नहीं है तो ये दोनों चीजें किसी काम की नहीं। अब अभ्यास का मतलब जैसे मराठी भाषा में किताब पढ़ने को अभ्यास कहते हैं, वैसा नहीं। अभ्यास से तात्पर्य है किसी चीज को बार बार करना या निरंतर कोशिश करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज में माहिर हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। अर्थात करत करत अभ्यास की निरंतर कोशिश से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। अर्थात आप कोशिश करते रहिए। बच्चा जन्म लेने के बाद चलना शुरू नहीं करता है, कई बार गिरता है, उठता है, घुटनों के बल चलता है, गिरता उठता, पढ़ते धीरे धीरे चलना सीखता है। अर्थात करत करत अभ्यास, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोशिश करने से अपने विद्या प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार रसरी आवत जातते, रसरी माने रस्सी, आवत जातते सील माने पत्थर पर निशान पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालता है बार बार, तो बड़ी मुलायम सी रस्सी उस कठोर पत्थर पर बार बार आते जाते घिसती है, और उस कठोर पत्थर पर भी अगर ये मुलायम रस्सी अगर बार बार घिसने से निशान छोड़ जाती है, तो मुझे बिल्कुल विश्वास है मित्रों कि अगर हम कोशिश करेंगे, निरंतर कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन में बिल्कुल विजय संभव है। इस प्रकार से अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण जोड़ना चाहूंगा। आज क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली संसार के जाने माने बैट्समैन के जाने जाते हैं, लेकिन जब भी उनको इस प्रकार से क्रिकेट खेलना होता है, नेट पर प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बैटिंग नहीं आती है, लेकिन वो अपने आप को निरंतर उस फॉर्म में बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम निश्चित रूप से किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश। और कवि के लिए यह बहुत जरूरी है। कवि एक बार कविता नहीं लिखता है, जब जब वह लिखता है तब तब उसमें अपने आप को अपूरा पाता है, और वह बार बार उसको पढ़ता है, फिर उसको कुछ नया सूझता है, और इतना करने के बाद वह कहीं मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। इतनी आसानी से विद्वत्ता नहीं आती मित्रों, यह तपश्चर्या है, यह साधना होती है। अब प्रतिभा होने से काम नहीं होगा, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो आदमी बोलता है वो यूं ही नहीं बोल पाता है, उसको बोलने के पीछे कई सारे विषयों का ज्ञान होता है, तब जाके वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। उसके अनुभव की वो पूंजी होती है जो आपके सामने रखता है। इसलिए आपको पांडित्य हासिल करना जरूरी है, और आपके पास यदि वो पांडित्य नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होगा। प्रतिभा होना आवश्यक है। सचिन तेंदुलकर के भीतर वो प्रतिभा है खेलने की, लता मंगेशकर के भीतर वो गाने की प्रतिभा है, वो जन्मजात होती है। अगर मैंने कहा कि मैं जाकर सचिन की तरह खेलूं तो नहीं संभव है। प्रतिभा मूल होनी चाहिए, लेकिन हाँ, प्रतिभा के न होते हुए भी हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं यदि आप सीखते हैं। आदमी को निरंतर सीखना चाहिए। अध्यापक भी आजन्म विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें व्युत्पत्ति के रूप में तमाम विषयों की जानकारी होनी चाहिए। अगर यदि वो हमारे पास नहीं है तो हमें उसको सीखना पड़ेगा, और यह तब संभव होगा जब हम कोशिश करते रहेंगे। अगर कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफल हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जो कवि सफल होता है। कवि की वो जो शक्ति होती है मित्रों, वो आपके भीतर भी आ सकती है। इसीलिए हमें थोड़ा क्यों ना हो निरंतर लिखना पढ़ना आवश्यक है। और अंतिम एक काव्य हेतु जो स्वीकार किया है आचार्य राजशेखर ने, समाधि। समाधि का अर्थ है अवधान केंद्रित करना। मित्रों, हमारे पास शक्ति है, ताकत है, विविध विषयों का ज्ञान है, हम निरंतर अभ्यास भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो है साधना नहीं करते। साधना माने हम लोग अपने माइंड को, दिमाग को, मन को शांत नहीं करते हैं। हमें कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी विषय के प्रति हमने एक बार चित्त लगा दिया तो निश्चित रूप से सफलता हासिल है। मित्रों, साधु संतों ने तपश्चर्या की,
अपने आप को समाधि में लगाया। जब तक हम अपने आप को समाधि में नहीं लगाएंगे तब तक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन आप इन तीनों के साथ चौथा समाधि अवस्था में चले जाओगे मित्रों, तो निश्चित रूप से आपको जो मिलने वाला सुख है, आनंद है, वो ब्रह्मा स्वाद सहोदर की तरह होगा, अर्थात ब्रह्म के तरह आपका आनंद होगा जो कतई क्षणभंगुर नहीं होगा। इसीलिए आपने साहित्य से लिया हुआ जो आनंद है वो चरम आनंद होगा। अर्थात मित्रों, काव्य के सृजन में काव्य हेतुओं का होना अनिवार्य है। बगैर काव्य हेतुओं के आप उचित और श्रेष्ठ काव्य रचना नहीं कर सकते। इसलिए मैं पुनः एक बार आपसे कहता हूं कि आपको काव्य हेतुओं के बारे में बारीकी से जानना है। इन चारों काव्य हेतुओं को बारीकी से पढ़िए, समझिए, निश्चित रूप से आपका भला होगा। आज के लिए यहां पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।